तो देखिए अगर वो अकेले उतरती हैं तो इससे भले वो खुद ना जीते लेकिन विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं सीटों को लेकर, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो उनके खेमे में अभी भी है। और अगर ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उनके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक स्तर है वो भी सुधर सकता है, क्योंकि जो आजाद है वो युवा नेता माने जा रहे हैं और युवाओं के चलते कहीं ना कहीं जो वोट का प्रतिशत है वो मायावती बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल उनकी जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे यही लगता है कि मायावती अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी। साफ तौर पर दर्शाता है, उन्होंने कुछ खास एक्शन भी नहीं लिया, कुछ खास कार्रवाई भी नहीं की। साफ तौर पर दर्शाता है कि मायावती जो है बीजेपी के खिलाफ जो है कभी भी रुख नहीं अख्तियार कर सकी, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी पार्टी के लिए खतरा बन सकता है। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा मायावती को ही मिलेगा, क्योंकि देखिए सपा के साथ भी जब बसपा आई तो सपा का वोट गया मायावती को। अब मायावती का वोट सपा के साथ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बसपा के साथ अब बहुत ज़्यादा वोट बैंक उतना व्यापक बचा नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ज़रूर आना चाहिए। अभिषेक आनंद को और मेहनत करनी होगी अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में घट रही वो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम की, और साथ ही आने वाले भविष्य की राजनीति में क्या गठबंधन की स्थिति मायावती और चंद्रशेखर के बीच बन सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न है दर्शकों, और इस समय लगातार इस बात को लेकर के विपक्ष के भीतर भी चिंतन मंथन चल रहा है कि 2024 का चुनाव मायावती किस तरफ होंगी और उनके साथ जो वोट बैंक है 12% लगभग, वो वोट बैंक किसके साथ जाएगा। क्योंकि दलित वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ वर्षों से लगातार राजनीतिक रणनीति के तहत काम कर रही है और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी रही है। अब सवाल यह है कि अगर मायावती, जो कि ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं जाएंगी, और बीते कुछ वर्षों में जो उनका राजनीतिक आप कह सकते हैं कि मंशा की अगर बात करें या फिर उनके बयानों की बात करें, वो ये दर्शाता है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं भाजपा से करीबी जो है उनकी बढ़ रही, या फिर आप कहें कि कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो अपने उस विपक्ष की भूमिका को भूल चुकी हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने में कतराती हैं, और लगातार इसको लेकर के विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है, विपक्ष ये संदेह जताता रहा है कि मायावती अंदरूनी खाने से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने की एक कोशिश करती है। अब आप समझते हैं कि न्यूज़ रूम में जो साथी हैं मेरे, उनके नज़रिए से ये मामला सही है या गलत है, और क्या वाकई वो भी यही सोच रहे हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है, या फिर ये तमाम जो बातें हैं अफवाह मात्र भर है, और 2024 के चुनाव में वो फिर से एक बार 2012 में जो उनकी सत्ता गई थी उसके बाद एक बार फिर से वो अपनी उसी राजनीतिक ताकत के साथ वापसी करेंगी और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। हालांकि ये बात अभी कहते हुए ऐसा लगता है कि बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अभी विधानसभा में उनका मात्र एक सदस्य है। मेरे साथ यहाँ पर सहयोगी उनसे समझते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। पहला प्रश्न ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में मायावती की उस घटती राजनीतिक ताकत को क्या फिर से एक बार वो दोबारा उसी स्थिति में लाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीति के तहत काम करेंगे, और अगर कर रही हैं तो वो रणनीति क्या है। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने गठबंधन को लेकर के कोई स्पष्टीकरण उस ढंग से नहीं दिया जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि कम से कम उनकी पार्टी दर्जन भर सीटें भी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। देखिए अबरार, जिस तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और मायावती की बात की जाए, देखिए मायावती ने इस बात को तो दोहराया है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और उनका मानना ये है, जानकारों का ये मानना है कि उनके किसी गठबंधन से जुड़ने से उनके गठबंधन को तो फायदा होता है, लेकिन मायावती का जो स्तर है वो और ज़्यादा गिर जाता है। कहीं ना कहीं मायावती अकेले उतरना चाहती हैं। हालांकि अब उस तरह की बातचीत तो नहीं की जा सकती कि मायावती ज़्यादा सीटें ला पाएंगी या लोकसभा के चुनाव जीत भी पाएंगी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक स्तर था वो लगातार गिरता नजर आया। आप अगर
पुराना आंकड़ा देखें तो 2017 का देख लीजिए, 19 का, तो मायावती उतना अच्छा परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई जो किया करती थी, जो उनका वर्चस्व हुआ करता था दलितों को लेकर। और अब दलितों के लिए भी कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर नहीं आती। दलितों के लिए कोई बातचीत होती है, कोई हंगामा होता है, तो मायावती अब स्टैंड नहीं लेती नजर आती। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को ये लगने लगा कि मायावती जो दलितों की मसीहा हुआ करती थी अब वो नहीं रही, और मायावती अब किसी गठबंधन पर नहीं जा रही, अकेले उतर रही। तो देखिए, अगर वो अकेले उतरती हैं तो इससे भले वो खुद ना जीते, लेकिन विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं सीटों को लेकर, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो उनके खेमे में अभी भी है। और अगर ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उनके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक स्तर है वो भी सुधर सकता है, क्योंकि जो आजाद है वो युवा नेता माने जा रहे हैं, और युवाओं के चलते कहीं ना कहीं जो वोट का प्रतिशत है वो मायावती बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल उनकी जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे यही लगता है कि मायावती अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है दर्शकों कि मायावती की उस राजनीतिक सक्रियता के नहीं होने के बावजूद भी उनके साथ दलित वोट बैंक जो है वो लगातार चुंबक की तरह जुड़ा रहा है। और इस वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर अन्य तमाम क्षेत्रीय दल जो है वो लगातार इस कोशिश, इस फिराक में रहे हैं कि वो वोट बैंक उनके साथ चला है। लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्ग, वो समाज पूरी तरीके से मायावती के साथ जो है खड़ा है। और इस बार भी 2024 के चुनाव में यही स्थिति है कि मायावती फिर से उसी वोट बैंक के साथ जो है अपने उस दमखम को दिखाती नजर आएगी। मेरे साथ सिराज है। सिराज से एक सवाल ये रहेगा कि आखिरकार मायावती के गठबंधन की जब हम बात करते हैं, मायावती ने जिस जिस पार्टी से गठबंधन की है, भले ही उस चुनाव में नतीजे कुछ भी रहे हों, लेकिन उस चुनाव के बाद उस पार्टी का पतन होता नजर आया। 1993 की अगर हम बात करते हैं, जब मुलायम सिंह यादव के साथ उनका गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के बाद मुलायम सिंह यादव भले ही जो है उस चुनाव में नतीजे जो आए उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सिमटती चली गई। तो क्या अखिलेश यादव को भी उस तरीके का अनुभव हुआ जो पिछली बार हमने गठबंधन देखा? क्या इस वजह से लगातार मायावती से कोई गठबंधन नहीं करना चाह रहा है, या फिर मायावती खुद किसी से गठबंधन नहीं करना चाह रही है? कैसे देखते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि जिस तरीके से मायावती अब राजनीतिक मोड़ एक नया बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको समझना होगा कि ना ही वो एनडीए में शामिल हुई और ना ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। तो इस साफ तौर पर यह दर्शाता है, और काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि मायावती आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही। इसके दो पहलू हैं। एक तो जो है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं बयान दिया उनको लेकर के, तो ये भी साफ तौर पर दर्शाता है। और मायावती अपने आत्मसम्मान से कहीं ना कहीं समझौता नहीं करेंगी। वो भी भले ही वो चुनाव हारती रही हैं अभी, लेकिन आप देखें तो मायावती कोई छोटी नेता नहीं है। और इसके दूसरे पहलू की बात करें तो आपको समझना होगा जिस तरीके से विपक्ष पर लगातार अभी हमले हो रहे हैं ईडी सीबीआई को लेकर, तो मायावती को इस बात का जरूर डर होगा कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उनके ऊपर भी जो एजेंसी है उनकी गाज गिर सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी तय हो सकती है। उनकी पार्टी का जो थोड़ा बोड़ा वजूद जो बाकी है वो भी खतरे में आ सकता है। यही वो वजह है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो कि भी वो बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमने देखा जिस तरीके से उनके सांसद को संसद में भरी सभा में जो है गाली पड़ी और उसी सांसद को जो है उन्होंने पार्टी से हटा दिया। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है, उन्होंने कुछ खास एक्शन भी नहीं लिया, कुछ खास कार्रवाई भी नहीं की। साफ तौर पर दर्शाता है कि मायावती जो है बीजेपी के खिलाफ जो है कभी भी रुख नहीं अख्तियार कर सकी, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी पार्टी के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जिस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं कि मायावती और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन होगा या नहीं, तो इस पर चंद्रशेखर रावण का जो पक्ष है वो भी मैं आपको बता दूं। जब आकाश आनंद को बीएसपी की प्रमुख मायावती कहीं ना कहीं कार्यभार सौंप रही थी, जिम्मेदारी सौंप रही थी, उस समय चंद्रशेखर रावण ने तल्ख भरे लहजे में कई सारी बातें कही थी और ये कहा था कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि मतपेटी से पैदा होगा। तो इन बातों के बावजूद भी क्या ये स्थिति बन सकती है? मेरे साथ वरिष्ठ साथी हैं मेरे, राकेश जी, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मायावती ने अपने भतीजे को अपनी विरासत सौंपी, तो सबसे पहला तो जो प्रश्न या जो सवाल राजनीतिक हलके में यही हुआ कि विरासत में क्या दिया। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उनके पास बहुत लंबी चौड़ी विरासत है जो उन्होंने अपने भतीजे को सौंपी, लेकिन मायावती के संदर्भ में कहें तो एक विधायक और वो चंद 10 सांसद जो अगली बार अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे वो भी नहीं कह सकते। दूसरी बात कि देखिए अबरार की
जितने भी ये नेता है ये परिवारवादी राजनीति ही करते आए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस रूप में नाराज़ हुए, अगर मैं देखूं तो राजनीतिक सक्रियता चंद्रशेखर की ज़्यादा है उनके भतीजे के मुकाबले। तो अगर मायावती समाज की राजनीति करती तो ऐसा नहीं था कि दलित समाज में कोई बेहतर विकल्प उनके पास था नहीं। वो चाहती तो दूसरे लोगों को बसपा का बागडोर सौंप सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने भतीजे को चुना। तो ये नाराज़गी स्वाभाविक है और गठबंधन मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन में एक जाए। सवाल इससे जुड़ा ये है कि आकाश आनंद को जिस ढंग से बीते 5 विधानसभा के चुनाव में 5 राज्यों में जो जिम्मेदारी दी गई जो है प्रभारी नियुक्त किया गया, उसके बावजूद भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। राजस्थान में मात्र 2 सीटें आई है, तो इसके बावजूद भी क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि चंद्रशेखर रावण के सामने आकाश आनंद को मायावती जानबूझकर के प्रोजेक्ट कर रही हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का भले ही वो विधायकी ना जीत पा रहे हो, सांसदी ना जीत पा रहे हो, लेकिन उनका एक एक्सेप्टेंस है दलित समाज के बीच में। अभिषेक आनंद को वो एक्सेप्टेंस दलित समाज के बीच में नहीं है, तो उसका परिणाम हमें दिख भी नहीं रहा है कि चाहे उनके अगुवाई से, प्रभारी से कुछ ऐसा राजनीतिक परिणाम बेहतर हुआ हो बीएसपी के लिए। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा मायावती को ही मिलेगा, क्योंकि देखिए सपा के साथ भी जब बसपा आई तो सपा का वोट गया मायावती को। अब मायावती का वोट सपा के साथ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बसपा के साथ अब बहुत ज़्यादा वोट बैंक उतना व्यापक बचा नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ज़रूर आना चाहिए। अभिषेक आनंद को और मेहनत करनी होगी अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक चुनौती जो है वो आकाश आनंद के लिए बनी हुई है कि वो एक उभरते हुए चेहरे और अपने वर्ग के एक नए मसीहा के तौर पर खुद को जो प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, क्या वाकई उनके सामने वो अपनी वो राजनीतिक हैसियत बना पाएंगे और क्या वो टिक पाएंगे? क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी को वो कोई खासी कामयाबी नहीं दिलवा पाए और अब उनकी कड़ी परीक्षा जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।